Hello everyone, welcome back to my channel BioPool. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो आज का हमारा टॉपिक है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। ये हमारी पार्ट 7th वीडियो है और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। ये मैंने आपको ये डायग्राम इसलिए शो किया कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि एक्स क्रोमोसोम पे काफ़ी सारे जीन्स प्रेजेंट हैं जो डिफरेंट ट्रेट्स को एक्सप्रेस करते हैं और हमने लास्ट टाइम एक्सपेरिमेंट में भी ये पढ़ा था, जो कि आप राइट हैंड साइड से थर्ड पिक्चर देख सकते हो। रेड आई और यहाँ पर्पल लिखा है बट वो वाइट आई है। तो जो हमने पढ़ा था कि जो जीन है जो कि एक्स लिंक्ड है आई के लिए, है ना, तो इस तरह से आप देख सकते हो। यहाँ ये जो नंबरिंग लिखी है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि क्या होता है जीन डिस्टेंस, ये सब चीज़ें, कि एक क्रोमोसोम पे जीन्स किस तरह से प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से जीन्स लिंक्ड हैं और कौन कौन से जो न्यू रिकम्बाइन होके रिकॉम्बिनेशन से आपके पास न्यू प्रोजनी जो आती है, जिनके पास न्यू कैरेक्टर्स होते हैं, वो कैसे आते हैं। तो ये एक डायग्राम था ये समझने के लिए कि हमारे जीन पे, चाहे वो एक्स क्रोमोसोम हो या हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स हो या फिर हमारे ऑटोसोम्स हो, इन सभी पे जीन्स प्रेजेंट हैं। कुछ जीन्स पास हैं एक दूसरे के, कुछ जीन थोड़ा उनके बीच में डिस्टेंस है, बट सभी जीन्स डिफरेंट कैरेक्टर्स को, डिफरेंट ट्रेट्स को एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा उसमें एक्स लिंक्ड लिंकेज के बारे में मॉर्गन ने डिस्कवर किया। उन्हें इससे ये तो पता चला कि जीन्स जो हैं वो एक्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड हैं। तो इस तरह का जो फिजिकल एसोसिएशन है, जो पोजीशनिंग है जीन्स की ऑन द क्रोमोसोम, इस पे इन्होंने जो टर्म दिया वो था लिंकेज। तो लिंकेज इज सिंपली डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ अ जीन टू रिमेन टूगेदर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस। अभी इस लाइन को और अच्छी तरह समझेंगे कि ऐसे जो जीन्स हैं जिनकी टेंडेंसी है कि वो साथ में रहें even after the process of inheritance। process of inheritance means even after meiosis, क्रॉसिंग ओवर हो जाने के बाद भी वो जीन्स लिंक्ड हैं, वो साथ में रहेंगे, किसी भी प्रोजनी में जाएंगे तो, और वो रिकॉम्बिनेशन नहीं शो करेंगे। नेक्स्ट आपके पास आता है कि जो भी जीन्स सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं और उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम होता है, तो हम ऐसे जीन्स को कहते हैं कि वो टाइटली लिंक्ड है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट, अगर जीन्स जो हैं वो दो डिफरेंट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हैं या दो डिफरेंट सिस्टर क्रोमैटिड पे प्रेजेंट हैं, तो हम वो बोलेंगे वैसे जीन्स को वो लेस लिंक्ड हैं एंड दे विल शो हाई रिकॉम्बिनेशन। तो अब रिकॉम्बिनेशन क्या है? रिकॉम्बिनेशन वो प्रोसेस है जिसमें क्रॉसिंग ओवर होगा बिटवीन टू क्रोमोसोम, जिसकी वजह से आपके पास नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन आएंगे। आपके पास वो जीन कॉम्बिनेशन आएंगे जो प्रीवियसली क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट नहीं थे। अब इसको और अच्छे से डायग्रामेटिक पिक्चर से हम इसे समझते हैं। जैसे कि आप इन दोनों डायग्राम में देख सकते हो, एक डायग्राम जो राइट हैंड साइड है वो एक मतलब पिक्टोरियली आपको ये शो कर रहा है कि किस तरह एक क्रोमोसोम पे अलग अलग जीन प्रेजेंट होते हैं, आई कलर, हेयर कलर, स्किन कलर। इस तरह ह्यूमन में भी, जैसे मैंने ड्रोसोफिला में दिखाया, ये ह्यूमन में भी अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए जीन्स प्रेजेंट होंगे हमारी जो क्रोमोसोम की जो आर्म्स हैं पी और क्यू, उस पर। अब देखो यहाँ मैंने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से आपको समझाने की कोशिश की है कि जो पी और क्यू आर्म है, सेंटर में आपका सेंट्रोमियर है, जो अपर साइड है राइट, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने दो क्रोमोसोम बनाए हैं, उन पे अपर हैंड में जो आपका अपर पी आर्म है उस पे ABCD जीन है, क्यू आर्म पे EFG लिखे हैं। तो अगर आप समझ लो ये जो ABCD EFG जीन है ये डिफरेंट ट्रेट को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। अब वैसे ही एक और क्रोमोसोम है जिसमें ऊपर वाली आर्म में मतलब पी आर्म में 1 2 3 4 है और क्यू में 5 6 7 है। अब जब रिकॉम्बिनेशन होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, तो ये दोनों आर्म के बीच अगर क्रॉसिंग ओवर होता है, जो कि क्यू आर्म है, दोनों क्रोमोसोम की क्यू आर्म पे अगर क्रॉसिंग ओवर होता है, तो आप देख सकते हो कि न्यू कॉम्बिनेशन आपके पास क्या आया। आपके पास ऐसे दो क्रोमोसोम आए जिनमें ABCD के साथ आपके पास प्रेजेंट है 5 6 7 की क्यू आर्म, और दूसरे साइड में 1 2 3 4 जो जीन है उनके साथ जो आर्म प्रेजेंट है वो आपकी
जो आर्म है वो 6-7 की है। तो जो बेस साइड था जहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ की है जिगजैग, उसके नीचे वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है और वो जो क्यू आर्म की वो दोनों पोर्शन है वो स्विच हो गए हैं, रिप्लेस हो गए हैं एक दूसरे से, या पोजीशनिंग चेंज हो चुकी है। तो इस तरह आप समझ सकते हो कि जो जीन्स हैं विच आर क्लोज टू ईच अदर ऑन क्रोमोसोम, जो जीन्स बहुत ज़्यादा पास हैं एक दूसरे के, जैसे 6, 7 और 5, या फिर EFG में आप देख सकते हो FG और 6, 7 ये एक दूसरे के पास हैं। तो जो क्रॉसिंग ओवर भी हुआ, रिकॉम्बिनेशन भी हुआ, तो ये एक साथ ट्रांसफ़र हुए। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो P आर्म में है उनमें कोई भी तरह का क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन नहीं देखा गया। तो ऐसे जीन्स जो क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं क्लोज टू ईच अदर, दे शो हाई लिंकेज एंड लो रिकॉम्बिनेशन। तो इस पूरे डायग्राम से हम सिंप्लीफाइड वे में ये समझ सकते हैं कि genes which are present close to each other on a chromosome show high linkage and less recombination, and vice versa क्या होगा, genes which are located apart from each other show high recombination frequency। तो इसी पे बेस जो हमने लास्ट टाइम क्रॉसेस किए थे जिसमें TH मॉर्गन को 2 डिफरेंट रिजल्ट मिले थे। फर्स्ट टाइम पे उन्हें रिजल्ट मिला तो जो डोमिनेंट रिसेसिव उन्हें लगा कि अच्छा इस तरह की ही इनहेरिटेंस होती है, बट जो एक्सेप्शन उन्हें मिला वो एक्सेप्शन इसीलिए था क्योंकि जो आई कलर का जीन था वो X लिंक्ड था, और X लिंक्ड रिसेसिव जीन होने की वजह से जो भी X क्रोमोसोम पे फीमेल कैरेक्टर कैरी करेगी, अगर फीमेल रेड आई है तो वो उसे अपनी मेल प्रोजनी को ट्रांसफ़र करेगी ही। और सेकंड केस में जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि आप लोग भी ड्रॉ करके देखना, यहाँ मैंने ये ड्रॉ करा हुआ है, अगर आप लोगों ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया तो इसका मतलब आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए हैं। आप देख सकते हो फर्स्ट जो आपका क्रॉस है उसमें आपका जो मेल है वो वाइट आई है, फीमेल जो है वो रेड आई है। तो रेड आई होने की वजह से दोनों मेल प्रोजनी जो आई हैं वो रेड आई हैं, और जो फीमेल है यहाँ पे फीमेल भी रेड आई है क्योंकि फीमेल के पास 2 X क्रोमोसोम है और दोनों में से एक के पास जो हेट्रोजाइगोट रेड का डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है। तो आपकी सारी प्रोजनी रेड आई है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो सेकेंड केस हमने समझा था, अगर आपका जो मेल है, मेल का केस है, अगर वो ऑपोजिट है कि वो रेड आई है और जो फीमेल है वो वाइट आई है, तो आपके पास जो भी यहाँ पे जो प्रोजनी आएगी वो बिल्कुल ऑपोजिट होगी। आपके पास फीमेल वाइट आई हो गई और जो मेल थे वो वाइट आई हो गए और फीमेल थी वो यहाँ पे रेड आई शो करेंगी। तो आई कलर जीन इज सेक्स लिंक्ड या फिर X लिंक्ड जीन जिसे हम कह सकते हैं। तो जो आपका कैपिटल W है वो रेड कलर को शो कर रहा है और जो स्मॉल w है वो वाइट आई को शो कर रहा है। तो आप सेकंड क्रॉस में देख सकते हो कि जो मेल्स हैं यहाँ पे वो वाइट आई हैं क्योंकि फीमेल मतलब उनकी जो मदर है वो वाइट आई जीन को कैरी कर रही है। तो आई थिंक ये लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट अब हम आते हैं, जब इन्हें पता चला कि जो आई कलर का जो जीन है ये इस पे है, तो इसकी लिंकेज फ्रीक्वेंसी निकाली गई कि कितना ज़्यादा जो आपकी प्रोजनी है वो ये कलर आई कलर शो करती है या कोई रिकॉम्बिनेशन भी दिखाती है। तो सिर्फ 1.3% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी नोट की गई कि सिर्फ इतना सा रिकॉम्बिनेशन होता है। तो आप देख सकते हो कि जो जीन्स हैं वो कितने टाइटली लिंक्ड हैं और सिर्फ इतना कम परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन शो कर रहे हैं। अब जो स्टूडेंट हैं TH मॉर्गन के एल्फ्रेड स्टूटिवेंट, इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ये बताती है कि जो जीन पेयर हैं जो सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है और उनका जो रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी है, मीन्स वो कितना चांसेस है कि वो रिकम्बाइन होंगे, ये बेस्ड था जीन्स जो हैं क्रोमोसोम पे कितने डिस्टेंस पे प्रेजेंट हैं। तो ये जो जीन मैपिंग का पूरा काम था ये एल्फ्रेड स्टूटिवेंट ने किया। इन्होंने बताया कि जीन्स X क्रोमोसोम पे कहाँ
कितने पोजीशन पे प्रेजेंट है, कौन सा जीन कहाँ प्रेजेंट है, तो हम इसे कहते हैं जीन मैपिंग, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था। तो इस तरह के जेनेटिक मैप्स जो आपको ये बताते हैं कि पोजीशन ऑफ अ जीन ऑन अ क्रोमोसोम, किस तरह से जो जीन है वो क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, कौन से जीन लोकाई पे प्रेजेंट है, तो उस जो पूरा प्रोसेस है इसे हम जेनेटिक मैपिंग कहते हैं, जो मेजर किया जाता है जीन डिस्टेंस यूनिट पे, और जीन डिस्टेंस यूनिट है सेंटीमॉर्गन। तो इसका जो ये फॉर्म है MU। तो आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हो किस तरह से रिकॉम्बिनेंट्स कॉम्बिनेंट्स की बात हो रही है। अगर मैं बात कर रही हूँ रिकॉम्बिनेंट, मतलब वो रिकॉम्बिनेंट प्रोजनी वो हैं जिनके पास न्यू ट्रेट्स हैं या न्यू रिकम्बाइन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अपने पेरेंट्स से। नेक्स्ट हमारे पास है कि लिंकेज, जो इनहेरिटेंस पैटर्न है वो फॉलो नहीं करती है मेंडल के इनहेरिटेंस पैटर्न को, जो हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करते हैं। क्योंकि अगर असॉर्टमेंट की हम बात करते हैं तो इसका मतलब सारे जीन्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, सारे एलील जो डिफरेंट ट्रेट शो कर रहे हैं तो उन्हें ट्रांसफ़र होना चाहिए था। बट लिंकेज में ऐसा नहीं हो रहा है, जो आपने पीछे भी देखा, क्योंकि जो जीन्स हैं वो टाइटली लिंक्ड हैं तो वो क्रॉसिंग ओवर में नहीं जाते, सेपरेट नहीं होते हैं। तो सेक्स लिंकेज इज अ स्पेशल टाइप ऑफ लिंकेज वेयर ट्रेड्स आर लिंक्ड टू सेक्स क्रोमोसोम। तो अगर हम सेक्स लिंकेज की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं सेक्स क्रोमोसोम्स की। इसका मतलब वो जीन सेक्स क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट है और वो अफेक्ट करेगा दोनों प्रोजनी को कि कौन सी प्रोजनी में ये डिसीज ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी। अगर ये Y कंट्रोल्ड जीन है तो ये मेल्स में ज़रूर, अगर Y लिंकेज है, जो सेक्स लिंकेज है, अगर वो Y क्रोमोसोम की वजह से है तो मेल ऑब्वियसली अफेक्टेड होंगे। और फीमेल को अफेक्ट होने के लिए फादर को और मदर को दोनों को या अफेक्टेड या कैरियर होना पड़ेगा। ये हम आगे भी पढ़ेंगे जब हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे क्रोमोसोमल, उसमें हम पढ़ेंगे किस तरह से एक नॉर्मल प्रोजनी, कैरियर, जो हमारे पास कैरियर पेरेंट्स या फिर डोमिनेंट या रिसेसिव जीन को कैरी करने वाले पेरेंट्स, हम पेडिग्री चार्ट में ये सब डिस्कस करेंगे। तो जेनेटिक लिंकेज, यहाँ लिखा है जेनेटिक लिंकेज ऑकर्स व्हेन जीन्स कंट्रोल टू डिफरेंट रेट्स आर लोकेटेड नियर टू ईच अदर ऑन अ सेम क्रोमोसोम। तो ये बात हमने कई बार रिपीट कर ली कि जीन्स जो हैं वो क्रोमोसोम पे लोकेटेड हैं और वो किस तरह से एक्सप्रेस होंगे, क्या वो रिकम्बाइन होंगे या नहीं, लिंक्ड रहेंगे, ये सब डिपेंड करता है कि वो कितने डिस्टेंस पे प्रेजेंट हैं, कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हैं, कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट हैं। तो अगर आपको जो भी क्रोमोसोम या जीन, जो भी जीन आपको मिले हैं, इनहेरिट हुए हैं आपके पेरेंट्स से, अगर वो सेम है इसका मतलब वो लिंक्ड थे, कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। जो चेंजेस या वेरिएशन हम में आए हैं दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेशन, जो कि क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो अलाइन होते हैं, साइनाप्स फॉर्मेशन होता है, स्वैपिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। तो लास्ट टाइम भी हमने देखा था मदर और फादर के जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उसके जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं उसमें क्रॉसिंग ओवर होगा और जेनेटिक मटेरियल की स्वैपिंग होगी, जो कि आप इस डायग्राम में राइट हैंड साइड पे देख सकते हो कि किस तरह से एक्सचेंज हुआ है जेनेटिक मटेरियल का, आपके पास न्यू रिकॉम्बिनेशन आए हैं। लास्ट ये जो डायग्राम है ये अभी जो मैंने आपको समझाया, होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, समझो एक फादर एक मदर का, और क्रॉसिंग ओवर हुआ, फिर आपके पास जो रिकॉम्बिनेंट प्रोजनी आई है उसके पास एक आर्म है जो कि रिकॉम्बिनेंट क्रोमैटिड शो कर रही है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड शो कर रही है, और आपके पास दो आर्म्स हैं जो आपके पेरेंट्स से आप में प्योरली ट्रांसफ़र हुई विदाउट एनी रिकॉम्बिनेशन, तो हम उन्हें कहेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो क्रॉस ओवर इवेंट्स आर पॉसिबल ओनली व्हेन जीन्स आर लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर एंड देन रिकॉम्बिनेंट्स आर लेस लाइकली टू बी क्रिएटेड। हमें ये भी क्लियर है कि रिकॉम्बिनेंट्स जो हैं वो कम हमारे पास आएंगे अगर जीन्स टाइटली लिंक्ड हैं। इसके अलावा जो जीन्स हैं अगर वो सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हैं
और उनमें डिस्टेंस ज़्यादा है तो वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होने के उनके चांसेस हैं। तो हमारे पास 50-50 चांसेस होते हैं, जैसे हमने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में भी पढ़ा था कि हर एक जीन की टेंडेंसी है जो क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है कि वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो और एक जो गैमीट बनेगा उसमें सिंगल आपके पास एक एक क्रोमैटिड प्रेजेंट होगा जो वेरियस जीन्स को कैरी कर रहा है। तो लास्ट लाइन यही कह रही है कि फॉर ऑकरेंस ऑफ लिंकेज इट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर जीन्स टू बी ऑन द सेम क्रोमोसोम or to be linked, rather than they have to be close together, that crossing over between them is relatively a rare event। तो यहाँ साफ साफ कह दिया है कि क्रॉस लिंकेज होने के लिए ये कंपलसरी नहीं कि जीन सिर्फ सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो, इसके अलावा उन जीन्स को एक दूसरे के इतने क्लोज इनफ या इतने कम डिस्टेंस पे होना पड़ेगा कि क्रॉसिंग ओवर उनके बीच में ना हो पाए या क्रॉसिंग ओवर उनके लिए एक रेयर इवेंट हो। तो ये डायग्राम भी आपको क्लियरली बता रहा है कि क्रॉसिंग ओवर, नॉन क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है, रिकॉम्बिनेंट प्रोजनी और नॉन रिकॉम्बिनेंट प्रोजनी या कॉम्बिनेशन किस तरह से बनते हैं। तो मियोसिस 1, मियोसिस 2 हम ऑलरेडी 11th में स्टडी कर चुके हैं। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।